हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। डेट आज की 5 अप्रैल 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। न्यूज़ के साथ में हम एक्सप्लेन पेज की भी इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, देखो फ्रंट पेज पे ये आर्टिकल आया है, ये न्यूज़ कि आप देखोगे कि अभी छत्तीसगढ़ में पिछले 4 सालों में जो माओइस्ट रहते हैं उनके साथ में जो कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है। आपने सुना होगा कि जब कभी भी सिक्योरिटी की बात आती है, इंडियन सिक्योरिटी की, हमारी नेशनल सिक्योरिटी की, तो 2.5 फ्रंट की बात की जाती है। जो भी मिलिट्री पर्सनल्स हैं या फिर जो भी डिफेंस पर्सनल्स हैं उनके द्वारा या फिर जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा, तो 2.5 में आप देखोगे एक फ्रंट तो हो जाता है पाकिस्तान के साथ में, दूसरा फ्रंट हो जाता है चाइना के साथ में, और ये हाफ फ्रंट जो है वो जो इंटरनल इंसर्जेंसी है, चाहे वो कश्मीर में लेकर के देखो, चाहे माओइस्ट प्रोन जो रीजन है, जिसमें आप अभी यहाँ पे ये मैप देखो, ये छत्तीसगढ़ वाला ये रीजन, बस्तर रीजन, दांतेवाड़ा ये वाला रीजन हो जाता है। साथ में इधर आंध्र प्रदेश भी आ जाता है, उड़ीसा भी आ जाता है, तेलंगाना वाला रीजन भी आ जाता है, महाराष्ट्र वाला रीजन भी आ जाता है कनेक्टेड, झारखंड वाला रीजन भी आता है कनेक्टेड, वेस्ट बंगाल वाला रीजन भी आता है कनेक्टेड। तो ऐसे करके ये जो रीजन है यहाँ पर, या फिर नॉर्थ ईस्ट में जो अलग अलग, जैसे नागा लोग जो हैं नागालैंड के, उनके द्वारा भी जो कहीं ना कहीं इंसर्जेंसी के बहुत सारे इवेंट्स कंडक्ट कराए जाते हैं। तो ये हो गया हाफ फ्रंट। तो ऐसे करके 2.5 फ्रंट का हमारे सामने चैलेंज रहता है जब भी सिक्योरिटी थ्रेट की बात कभी भी की जाती है एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो बेसिकली छत्तीसगढ़ का ये जो रीजन है, बस्तर रीजन, यहाँ पर एक ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था कि माओइस्ट एक्टिविटी को कैसे भी करके ख़त्म करने के लिए। बट ऑपरेशन में जैसे जैसे आगे बढ़े, एक्सपर्ट ग्रुप जो थे, इनमें आप देखोगे जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप गार्ड थे वो भी थे इंक्लूडेड, स्पेशल टास्क फोर्स भी थी, कोबरा टीम भी थी, इसमें डीआरजी टीम भी थी और सीआरपीएफ भी इंक्लूडेड थी। उसके बावजूद भी ये ऑपरेशन सक्सेसफुली कंडक्ट नहीं हो पाया। इसमें बहुत सारी चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग ना जा करके गलत चली गई और रिजल्ट क्या रहा, लगभग 22 जो डिफेंस पर्सनल्स हैं उनकी डेथ हो गई और अभी भी कहीं ना कहीं सर्च कंटिन्यू है डेड बॉडीज़ को ढूंढने की। तो ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो जाता है कि जब आप प्लान बनाओ और प्लान में फिर लापरवाहियां हो जाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम जो इस पॉइंट से जानना चाहेंगे वो है नेक्स्ट पेज की न्यूज़ से कि छत्तीसगढ़ का जो बस्तर रीजन है वहाँ पर अभी भी माओइस्ट एक्टिविटीज़ या नक्सलवादी जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्यों कंटिन्यू चलती आ रही हैं। तो यहाँ तो क्या है, ग्राउंड जीरो रियलिटी बताई हुई है, क्या प्लान किया गया था, कैसे टारगेट किया गया था। तो वो चीज़ें तो देखो हमारी इतनी काम की है नहीं, बस एक बार आप खुद देख लेना। ठीक है, न्यूज़पेपर शेयर कर दूंगा मैं, उसके बाद में आप ज़रूर देखना इसको एक बार डिटेल में। बट हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये कि ये जो हाफ वाली जो सिक्योरिटी है ना, हाफ फ्रंट वाली सिक्योरिटी कंसर्न, उसको हम कैसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। पर्टिकुलरली बात की जाए इस माओइस्ट इन्फ्लुएंस्ड रीजन बस्तर रीजन की अगर बात करें तो वो आगे हम देख लेंगे। तो ये तो न्यूज़ डिस्कस करने लायक है नहीं हमारे लिए। इसके अलावा फ्रंट पेज पे इधर देखो कि महाराष्ट्र में वीकेंड्स पे शट्स लगा दिए हैं, लॉकडाउन लगा दिया है शनिवार और रविवार को। और देखोगे इंडिया में 1 लाख से ज़्यादा केसेस कोविड-19 के आए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही चिंता का कारण है और इसी के चलते कहीं ना कहीं मोर और लेस आप देखोगे जो मोबिलिटी है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा पॉलिटिक्स है सारी की सारी जो हमारे बिल्कुल भी काम की नहीं है। आगे चलते हैं, न्यूज़ हम देखेंगे ये वाली कि 10 साल में 175 से ज़्यादा पर्सनल्स की डेथ हो चुकी है और अभी तक भी बस्तर रीजन में ये माओइस्ट, ये बेस्टियन क्यों बना हुआ है, ये माओवादी लोगों के लिए एक गढ़ बना हुआ कैसे हैं। तो ये आर्टिकल हम देखेंगे, ये वाली न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये पॉलिटिक्स है, डिस्कस नहीं करेंगे। इधर आप देखोगे कि 3 साल पहले द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर और उसकी जर्नलिस्ट रचना खैरा के अगेंस्ट में एक केस दायर किया गया था कि आधार नंबर जो है वो ब्रीच किए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं इनके द्वारा। ठीक है, तो उस केस में इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस को ज़्यादा कुछ मिला नहीं, तो दिल्ली पुलिस ने कहा, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बोले ये केस जो है वो बेसलेस है, इस पर ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने से हमारी एनर्जी ही ख़राब होगी और कोई फ़ायदे वाली चीज़ है नहीं। ठीक है, तो ऐसे करके ये जो केस था ना आधार नंबर को लेकर के द ट्रिब्यून के अगेंस्ट में, उसको फिर बाद में अभी कैंसिल कर दिया गया है। तो यही चीज़ थी, बाकी कुछ काम का है नहीं डिस्कस करने के लिए। आगे आप देखोगे और ये कुछ काम का नहीं है, ये भी कुछ काम का नहीं है। हाँ,
जम्मू कश्मीर में भी इस्लामिक स्टेट की एक ब्रांच चल रही है, इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो उसके लड़ाके भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हैं इस्लामिज़म की जो एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है उसको अप्लाई करने के लिए। ISIS के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, उसी का इन्फ्लुएंस अभी भी कहीं ना कहीं ISJK के नाम से आप देख सकते हो जम्मू एंड कश्मीर में। तो न्यूज़ तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये एक छोटी सी बात हमें जाननी थी। फॉरेस्ट फायर्स को लेकर ये न्यूज़ है, इसके बारे में एक्सप्लेन पेज पे पूरा एक आर्टिकल है, पूरा डिटेल जानेंगे। तो यहाँ तो देखो फैक्चुअल चीज़ें हैं, ग्राउंड जीरो बातें हैं, हमारे काम की है नहीं, वहाँ पर हम देखेंगे पूरा डिटेल में। ये हम देखेंगे नहीं, न्यूज़ कोई काम की नहीं है। एक्सप्लेन पेज पे ये पूरा डिटेल में आया हुआ है। फॉरेस्ट फायर ब्रेक्स आउट इन स्प्रिंग के टाइम पे क्यों फॉरेस्ट फायर्स लगती हैं और ये अब की बार ही फ्रीक्वेंटली क्यों देखने को मिली है, जानेंगे। पूरा आर्टिकल अच्छा है, डिटेल मिलेगी हमें। और ऊपर वाला आर्टिकल जो है वो देखो कोविड से रिलेटेड है, बिल्कुल भी डिस्कस करने लायक नहीं है, आप देखना चाहो देख सकते हो, बाकी इंपॉर्टेंट है नहीं। म्यांमार में हमें बताया कि वहाँ पर मिलिट्री कू होने के बाद में जो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स हैं वो लगातार अपना विरोध जाहिर करने के अलग अलग तरीके निकाल के आ रहे हैं। तो आप देखोगे ईस्टर एग स्ट्राइक, कभी फ्लावर एग स्ट्राइक, ये डिफरेंट मेथड्स वो लेकर के आ रहे हैं। तो बेसिकली हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि रिसेंटली 3 फिंगर्ड सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस वाज इन न्यूज़, ठीक है। 3 उंगलियां इस तरीके से ऊपर करके फिर बाद में ये प्रोटेस्ट करने का एक नया ही तरीका ईजाद किया गया है म्यांमार में जो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स हैं उनके द्वारा। तो इसका नाम अगर आए कि हाँ 3 फिंगर प्रोटेस्ट अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, तो वो किससे एसोसिएटेड है, तो म्यांमार में मिलिट्री के अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट जाहिर करने के लिए ये एक तरीके का कैंपेन है, या आप कह सकते हो एक मेथड है, ठीक है। बाकी कुछ काम का है नहीं जो हम वर्ल्ड पेज से डिस्कस करें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज की बात करें, एक भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है जो एग्ज़ाम के लिए काम आए। टाटा मोटर्स, रेनो, बजाज ऑटो, ये जल्दी से जल्दी गाँवों तक भी अपनी डिलीवरी देने की बात कर रहे हैं, तो अपने क्या काम आएगी। इसी तरीके से FPI अब धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसके चलते सेंसेक्स है वो राइज़ हो रहा है। तो ये तो देखो सेंसेक्स तो वेरी करता रहता है। FPI के बारे में आप ज़रूर आप पढ़ लेना, FPI, FDI या FII, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनकी डिटेल आप ज़रूर गेन कर सकते हो अपनी खुद की जो स्टैटिक वाली बुक है उससे। इधर देख सकते हो कि FD पे अभी भी रिटर्न्स ज़्यादा अच्छे नहीं मिल रहे हैं लोगों को, फिक्स्ड डिपॉजिट जो करवाते हैं। तो ये तो देखो माइक्रो चीज़ें हैं, बिल्कुल काम की नहीं है। इधर आप देखो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, आपको इन्वेस्ट करना हो तो देख लो, हमारे किसी काम का है नहीं। इसके अलावा आप देख सकते हो कि टिकटॉक पेरेंट कंपनी, ये किस काम की हो सकती है जी। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट जो केयर एनर्जी का केस चल रहा है उससे रिलेटेड, अब जजमेंट में क्या इम्प्लीमेंट, कितना रिलैक्सेशन चाहिए, कितना उनको रुपया देना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। कि टेन्योर कंप्लीट हो गया, जो वेदांता की केयर ऑयल एंड गैस कंपनी जो है उसका टेन्योर जो है बाड़मेर में ऑयल एक्सप्लोरेशन का, राजस्थान के बाड़मेर में, वहाँ पर टेन्योर कंप्लीट हो गया। तो उसके चलते एक केस भी चल रहा है, तो उसको लेकर के कॉम्पनसेशन की इनकी बातचीत हो रही है। तो ये जजमेंट हमारे लिए इतना काम का मुझे लगता नहीं है। आप देखना चाहो तो देख लेना, हम डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हाँ, इसमें एक छोटा सा अगर देखो तो प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, इसकी बात की जा रही है। प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, इसकी डिटेल आप ज़रूर देख लेना एक बार कि प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ओके। इसके अलावा GST की बात करें तो गुड सर्विसेज और गिफ्ट वाउचर, इनके ऊपर भी अब GST लगाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये भी ज्वेलरी इनकी बात हो रही है, बिल्कुल भी काम का नहीं है, ये भी काम की न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ एक भी मुझे ढंग की लगी नहीं है, ठीक है। आपको कोई लगे तो आप एक बार देख सकते हो। अब जो बची हुई 2-4 न्यूज़ हमारे पास में, उनको डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है कि 175 पर्सनल्स की डेथ हो चुकी है पिछले 10 सालों में। क्यों बस्तर में अभी भी बस्तर जो है वो माओइस्ट या फिर माओवादियों के लिए एक बेस्टियन का काम कर रहा है, दैट मीन्स एक गढ़ का काम कर रहा है। देखो 2010 से अब तक की बात करें तो जो ये चितलनार मैसेक्री हुआ था 2010 में, चितलनार मैसेक्री, जिसमें दांतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर एक्सेस, ये रीजन बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। वहाँ पर अभी तक 175 सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल्स की डेथ हो चुकी है, जिनमें CRPF की लगभग 76 पर्सनल की डेथ हुई थी। अब आप देखोगे इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि माओइस्ट वायलेंस है ना छत्तीसगढ़ में,
ये देखो अटैक जो है या फिर जो भी कैजुअलिटीज़ होती हैं, जो भी नुकसान होता है, वो नॉर्मली देखा जाता है मार्च और जुलाई के बीच में। इस टाइम पर क्या होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट जो है, माओवादी जो है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो क्या अपनी काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन स्टार्ट करती है कि जो भी स्टैब्लिशमेंट है, सरकार है या पुलिस फोर्सेज है, सीआरपीएफ है, उनके अगेंस्ट में काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चलाती है अपने। वो भी कब? एक तो फरवरी में और एक जून एंड आते आते। तो इस पूरे टाइम के में ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती है। और अब देखो आप, अप्रैल ही चल रहा है, तो ये एक पीक टाइम है, आप मान के चलो। दूसरा, मिलिट्री ऑपरेशन भी कैंपेन, मतलब मिलिट्री ऑपरेशंस के अगेंस्ट में भी। अब आप देखो मॉनसून के टाइम पे, अब मॉनसून आने वाला है, तो फिर बाद में छत्तीसगढ़ वाला रीजन जो है ना, वो और ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है। तो अभी इस टाइम पे स्प्रिंग सीजन आती है ना, तो इस टाइम पे फॉरेस्ट ज़्यादा डेंस ना होके बिल्कुल ओपन रहता है। तो इस टाइम पर ये अपनी आइडियोलॉजी को, जो माओइस्ट आइडियोलॉजी है ना, माओवाद जिसको बोला जाता है हिंदी में, तो उसको प्रमोट करने के लिए लगातार कोशिश की जाती है। और इस टाइम पर ये जो स्प्रिंग वाला टाइम है, ये एकदम बेस्ट रहता है। तो इसके चलते ये ही पीरियड है जिसको फरवरी से लेकर के जून के बीच में ये कंडक्ट करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को। यहाँ पर की कंसर्न्स क्या है कि सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं बस्तर वाले रीजन में, और जबकि ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म वाले एरियाज़ है ना, वहाँ पर पिछले 15 सालों से लगातार हमारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं वो वहाँ पर लड़ाई कर रही हैं। हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो काम कर रहे हैं कि कैसे भी करके यहाँ पर जो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म या नक्सलिज्म या माओइज़म, इसको ख़त्म किया जाए कैसे भी करके। इसमें आप देखोगे कुछ फैक्टर हैं जिनके चलते यहाँ पर अभी भी माओवादियों को बिल्कुल उखाड़ के फेंका नहीं जा पाया है। एक तो रिमोटनेस, बहुत दूर है ये एरिया, जंगल जैसे जंगल टेरेन है वहाँ पे, दैट मीन्स डेंस फॉरेस्ट एरिया है, तो एक्सेसिबिलिटी इज़ वेरी पुअर। अनदर थिंग इज़ कि एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर बहुत ही वीक है, कि क्योंकि जंगल का एरिया है, वहाँ पर क्या है, गाँव में जो लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, अब वो जो ट्राइबल लोग रहते हैं उनके ऊपर इतनी ज़्यादा रूल रेगुलेशन भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। जैसा कि हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल 6 और शेड्यूल 5, इसमें हमारे प्रोविज़न प्रॉपर, ये शेड्यूल 7 हो गया, शेड्यूल 6 एंड शेड्यूल 5 में प्रोविजंस दिए हुए हैं कि हमारे यहाँ पर जो ट्राइबल रीजन्स हैं उनको ऑटोनॉमी दे के रखेंगे हम, ठीक है। तो वो चीज़ की वजह से भी एडमिनिस्ट्रेशन भी वीक है, और रही सही में पॉलिटिकल विल भी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं होगी तो फिर बाद में क्यों फिर इन रीजन्स पे फोकस किया जाएगा। देखो बेसिकली पॉलिटिकल इश्यूज जब बन पाते हैं, कोई भी मुद्दे, पॉलिटिकल मुद्दे तब बन पाते हैं जहां पर वोट बैंक की राजनीति एक बार शुरू हो जाती है। अभी यहाँ पर क्या है, ट्राइबल लोग हैं, अभी यहाँ पर वोट कास्टिंग, आप एक मूवी देखना, न्यूटन मूवी, ठीक है, इसकी है राजकुमार राव की, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि दांतेवाड़ा बस्तर वाले रीजन में क्या माहौल बना रहता है, कि उन लोगों के अपने खुद के कंसर्न्स हैं, वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी जो सिक्योरिटी उसको इंश्योर करने के लिए हथियार उठाते हैं मजबूरन, और इधर से सीआरपीएफ जो है वो नेशनल इश्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर रहती है तैनात। बट दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अनरिजॉल्व अभी तक भी। अच्छी मूवी है वो, आप एक बार ज़रूर देखना, तो ये पूरा सिनेरियो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अभी भी कहीं ना कहीं बस्तर वाले रीजन में माओइस्ट एक्टिविटीज़ को कंटेन नहीं किया जा पाया है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में ये प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये नेबरिंग स्टेट है, वहाँ पर आप देखो कि वहाँ पर इन रिबेल्स को बहुत हद तक कंट्रोल में किया जा पाया है। इसकी वजह क्या रही है कि वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और प्लस में वहाँ पर जो स्टेट सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इसी तरीके से झारखंड की बात करो, यहाँ देखो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, यहाँ पर भी माओइस्ट एक्टिविटी बहुत हद तक फैली हुई थी, बट वहाँ पर बहुत हद तक कंट्रोल करने में सक्सेस मिली है। इसके पीछे वजह क्या है कि वहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो कि ग्राउंड रियलिटी को जानती हैं वो लीड करती है, जबकि छत्तीसगढ़ में उल्टा काम है कि यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट गार्ड फोर्सेज हैं या फिर डीआरजीज हैं, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप्स हैं, वो तो देखो पीछे रहती हैं और सीआरपीएफ लीड करती है। अब सीआरपीएफ तो देखो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो उनके कंपैरिजन में ये जो डीआरजीज रहती हैं, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स, इनके पास में ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है, तो इनको लीडिंग रोल देना चाहिए। और इसी चीज़ को सजेस्ट किया जा रहा है सीआरपीएफ के जो लीडर्स हैं उनके द्वारा।
तो पॉइंट यहाँ पर क्या है, देखो ग्राउंड रियलिटी को देखो, आप अगर हरियाणा के हो फॉर एग्जांपल, तो हरियाणा पुलिस को जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है उतना ज़्यादा सीआरपीएफ को हरियाणा से रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो अगर हरियाणा पुलिस अगर एक आप कह सकते हो कि यहाँ गाइडिंग लाइट की तरह काम करे, तो सीआरपीएफ उनको फॉलो करके फिर इजीली किसी भी ऑपरेशन को आराम से एग्जीक्यूट कर सकती हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ लीड करती है और डीआरजी का बहुत ही कम रोल है। तो इस चीज़ के लिए अभी सरकार को, छत्तीसगढ़ सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में कोलैबोरेट करके फिर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, वाई फॉरेस्ट फायर्स ब्रेक आउट इन स्प्रिंग्स में क्यों फॉरेस्ट फायर्स आती हैं और अभी इस साल इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्यों है। तो सबसे पहले तो हम ये पाई चार्ट देखते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि इंडिया में जितना भी फॉरेस्ट एरिया है, देखो उत्तराखंड स्पेसिफिक, अगर आप उत्तराखंड सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो देखो आप, हम बात करेंगे ऑल इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जितना भी फॉरेस्ट एरिया है तो उसमें फायर का कितना डर है। तो एक्सट्रीम चांसेस कहाँ पर हैं, 3.89% एरिया पे। वेरी हाई फॉरेस्ट फायर प्रोन एरिया कौन सा है, 6.01%। हाई की बात करो तो 11.5%, मॉडरेट की बात करो तो 14.7%, और लेस prone to forest fires, that area covers around 63.9% of the total forest area of India, राइट। तो इस तरीके से हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गया ये वाला एक्सट्रीम और वेरी हाईली प्रोन टू फॉरेस्ट फायर्स। ये कौन से रीजन में ज़्यादा हाईली हम वल्नरेबल हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल में हम देखेंगे। तो शुरुआत होती है आर्टिकल की इससे कि उत्तराखंड ने पिछले 6 महीनों में लगभग 1000 से ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट को विटनेस किया है जहां पर फॉरेस्ट फायर लगी है, और पिछले 24 घंटों में 45 ऐसी केसेस देखे गए हैं जहां पर ऐसी जगह फाइंड आउट हुई है जहां पर फॉरेस्ट फायर हुई है। तो इसके चलते क्या हो गया, जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है ना, उसकी हेल्प भी मांगी गई और हेलीकॉप्टर से इनका यूज़ करके भी बहुत ज़्यादा हद तक, मतलब यहाँ पर आप देखो ये डिफेंस पर्सनल्स हैं, ये मतलब एक तरह एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा उत्तराखंड ही नहीं, हिमाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड मणिपुर बॉर्डर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ पर भी 2021 जनवरी से लेकर अब तक बहुत सारे इंसिडेंट देखे गए हैं जहाँ पर अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में फॉरेस्ट फायर्स नोटिस की गई है। इसके पीछे आप देखोगे, एक तो ड्राई सॉइल कि विंटर्स के बाद में जब ये स्प्रिंग सीज़न आती है तब क्या होता है, देखो रेनफॉल रहता नहीं है, तो इसके चलते सॉइल बहुत ज़्यादा सूखी हो जाती है। उसके चलते एक तो क्या हो जाता है कि पानी का कंटेंट ना होना, आग पकड़ लेते हैं जल्दी से भी, जो भी फॉलियज वहाँ पे पड़ा रहता है, जो भी कचरा वहाँ पे पड़ा रहता है, सूखी जो लीव्स हैं या जो भी लकड़ियाँ हैं या जो भी स्टम्प्स हैं, कुछ भी। इसके अलावा वीक मानसून, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि मानसून की वीक रहने से भी वहाँ पर सॉइल में मॉइस्चर जो परसेंटेज है वो बहुत कम मिल रहा है, तो उसके चलते भी फॉरेस्ट फायर्स बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। अब देखो फॉरेस्ट फायर्स होती कहाँ कहाँ पर हैं वो अब देखो। एक तो उत्तराखंड की बात हमने कर ली, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू वैली, नागालैंड मणिपुर बॉर्डर पे आप देखोगे तो जुकोऊ वैली अगर हमसे कोई पूछे ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप ये चीज़ें नोट करते जाना। जुकोऊ वैली नागालैंड मणिपुर बॉर्डर पे लोकेटेड है। सिमिलरली नैनीताल कहाँ पर आ जाता है, उत्तराखंड में, वहाँ पर भी मार्च एंड के टाइम पे फॉरेस्ट फायर नोटिस की गई है। इसके अलावा सिमलीपाल नेशनल पार्क जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पर भी फॉरेस्ट फायर नोटिस की गई थी फरवरी एंड और अर्ली मार्च में। एक आर्टिकल आया भी था एक्सप्लेन पेज पे, उस टाइम भी हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा बांधवगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर भी फॉरेस्ट फायर नोटिस की गई है, जहाँ पर एशियाटिक लायंस भी हैं, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है IUCN में। अच्छा, फॉरेस्ट एरिया की अगर बात करें कितना है और कितना ज़्यादा फायर प्रोन एरिया है फॉरेस्ट में भी अगर देखें तो 2019 का जो हमारे पास में डेटा अवेलेबल है ना, जिसको हम बोलते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, जो कि रिलीज़ की जाती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि देहरादून बेस्ड इंस्टीट्यूशन है। तो उसके अकॉर्डिंग लगभग 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर, दैट मीन्स 21.67% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया कम्स अंडर फॉरेस्ट एरिया, राइट। इस 21.67% एरिया को हम फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं। इसके अलावा जो ट्री कैनपी है, जो पेड़ और अलग से फॉरेस्ट एरिया के अलावा जो और बहुत सारे
प्लांट्स आप देखते हो, बहुत सारे पौधे हैं, प्लांट नहीं जो ट्रीज हैं, उनके कवर की बात करें तो वो और ऐड हो जाता है लगभग 2.89% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, दैट इज अराउंड 95,027 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये टोटल एरिया आ जाता है हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट और ट्री कवर के अंडर में। अब आप देखोगे कि कौन से रीजन में फायर जो है इंसिडेंट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। देखो, एक तो सेंट्रल इंडिया और एक नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ये मोस्ट वल्नरेबल एरियाज में से कंसिडर किए जाते हैं फॉरेस्ट फायर के लिए। ठीक है, ये बात किसने कही? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स के द्वारा बात की गई है। अब आप देखो, नॉर्थ ईस्ट में असम, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 3 स्टेट्स हैं जहां पर जिनको एक्सट्रीमली प्रोन एरियाज में कंसिडर किया जा रहा है कि फॉरेस्ट फायर यहां पर बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि विंटर्स के जाते ही स्प्रिंग में ज़रूर लगती है। वेरी हाईली प्रोन एरियाज की बात करें तो इसमें सेंट्रल इंडिया, दैट मीन्स आंध्र प्रदेश, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का भी एक स्टेट मणिपुर, मेघालय नॉर्थ ईस्ट का, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, ये स्टेट्स हैं जहां पर चांसेस ये रहते हैं कि आग लग ही जाएगी अगर विंटर्स आती है, विंटर्स जाते ही स्प्रिंग आती है। तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक्सट्रीमली प्रोन एरिया में आप वेस्टर्न महाराष्ट्र को, सदर्न छत्तीसगढ़ को, जिसको हमने अभी बस्तर वाला रीजन देखा था ना, वहाँ की देखो, तेलंगाना वाला रीजन, आंध्र प्रदेश वाला रीजन, उड़ीसा वाला रीजन, यहाँ पर भी बहुत सारे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। और हाईली प्रोन और मॉडरेटली प्रोन एरियाज की बात करें तो टोटल फॉरेस्ट एरिया का अराउंड 26.2% एरिया आ जाता है हाईली और मॉडरेटली प्रोन कैटेगरी के अंडर में, जो कि लगभग 1,72,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आ गया। अब देखो, उत्तराखंड के फॉरेस्ट क्यों वल्नरेबल हैं इस तरीके की फायर्स के लिए। देखो, इस तरीके अभी देखो, लगभग उत्तराखंड में जो 45 इंसिडेंट, मतलब आप देखोगे ना, उत्तराखंड का जितना ज्योग्राफिकल एरिया है उसका अराउंड 45% एरिया, लगभग 24,303 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो वहाँ पर आग लगने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जो कि ये डिस्ट्रिक्ट हैं देहरादून, हरिद्वार, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत डिस्ट्रिक्ट, ये सारे के सारे। अच्छा, वल्नरेबल कौन कौन से रीजन में है ये हमने देखा। अब आप देखोगे कौन से कॉजेज हैं, कारण क्या है आग लगने के। तो एक तो देखो मैन मेड का मतलब, मान लो कोई सिगरेट पी करके किसी ने सिगरेट बट है वो डाल दिया, उसकी वजह से किसी ने माचिस से कुछ जलाया और उसके बाद माचिस की तिल्ली बुझा करके आधी बुझी हुई तिल्ली डाल दी, तो उससे भी आग लग जाती है। तो बहुत सारे रीजन है। तो एक तो देखो मेनली तो ह्यूमन एक्टिविटीज़, दूसरा है क्लाइमेट चेंज। हमने अभी देखा कि मॉनसून इंटेंसिटी कम होना, मॉनसून रेनफॉल कम होना, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो सॉइल में मॉइस्चर नहीं होगी तो उसकी वजह से जो भी फोलियस पड़ी रहती है, जो भी कचरा पड़ा रहता है, वो जल्दी से आग पकड़ लेता है। आज ग्लोबली हम देखें, जैसे अमेजोन फॉरेस्ट में आग लगना, ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट में आग लगना, ये तो बहुत लंबे टाइम तक आग चली थी। हमारे यहाँ तो फिर भी चलो थोड़ी थोड़ी देर के लिए लगती है, जितने में कैसे भी करके कंट्रोल कर लिया जाता है। तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसकी वजह से भी फॉरेस्ट फायर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। इंडिया में हम देखें तो मार्च अप्रैल के टाइम पे जब स्प्रिंग आ जाती है ना, उस टाइम पर क्या होता है कि सूखी लकड़ियाँ या फिर सूखे लट्ठे जो होते हैं, जो ड्राई लॉग्स होते हैं वो होगी, डेड लीव्स हैं, वो क्या पड़ी मिल जाती हैं। तो उसके चलते क्या हो जाती है, आग बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। अगर एक बार थोड़ी सी भी चिंगारी कहीं से मिल जाए तो उसके बाद में, अब चिंगारी मिलने के चांसेस देखो, एक तो एक्सट्रीम हीट के चलते बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, उसकी वजह से, ड्राइनेस की वजह से, या फिर जो ट्रीज हैं उनकी ब्रांचेस के बीच में जब फ्रिक्शन होता है, जब वो रगड़ खाते हैं, तो उसकी वजह से भी वहाँ पे फायर इनिशिएट हो जाती है। और उस फायर इनिशिएट होने के बाद में आपको पता है कि एक बार आग लगनी शुरू हुई तो फिर बाद में तो कोई रोकने वाला स्कोप बनता है ही नहीं। उत्तराखंड में सॉइल मॉइस्चर हमें पता है कम हो जाता है, तो उसकी वजह से और ज़्यादा। और रही सही में मॉनसून सीज़न की बात करें 2019 और 2020 में, तो मॉनसून उत्तराखंड में बहुत वीक रहा है। नॉर्मल कंडीशन से 18 से 20% कम रेनफॉल वहाँ पे रजिस्टर किया गया है। और मैन मेड रीजन्स में हमने देखा ही, कोई सिगरेट बट वहाँ पे डाल दे, कोई मैच स्टिक जली हुई वहाँ पे डाल दे। उड़ीसा में सिमलीपाल फॉरेस्ट है, ठीक है, वहाँ पर भी आग इसीलिए लगाई गई थी, मतलब आग इसीलिए रजिस्टर की गई थी कि महुआ के फ्लावर्स, इसका तेल निकलता है महुआ का, ठीक है, जो कि ट्राइबल लोग काम में लिया करते हैं। तो इस फ्लावर के जो बीज है ना, उनसे वो तेल निकाला जाता है। तो उसको इकट्ठा करने के लिए उन्होंने आग लगा दी, और आग लगाने के चक्कर में क्या हो गया कि पूरे फॉरेस्ट में आग लगनी शुरू हो गई और फॉरेस्ट फायर में तब्दील हो गई। ओके, तो ये बहुत बड़ी बात है एक अपने आप में कि मैन मेड इशू बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। इसके अलावा
कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। देखो, फॉरेस्ट में आग लग जाए तो वहाँ पे फॉरेस्ट स्टाफ का पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। अब आप देखो कि पानी का भरा हुआ कोई व्हीकल है, भारी व्हीकल हो जाता है, उसको वहाँ तक पहुँचाना कितना मुश्किल होता है जहाँ पर आग लगी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट एरिया है या फिर डिफ़िकल्ट टेरेन है, ऐसी फिजिकल कंडीशंस है जहाँ पर कि कोई व्हीकल पहुँच ही ना सके, तो फिर बाद में फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करना भी अपने आप में बियॉन्ड द अप्रोच हो जाती है कि हाँ, आप कैसे आप कंट्रोल कर पाओगे उस आग को। तो ज़्यादातर जो फायर्स हैं वो होती कहाँ पर हैं? बहुत ही थिक फॉरेस्ट एरिया में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट एरियाज होते हैं। तो वहाँ पर क्या होती है, आग भी जल्दी पकड़ती है, फैलती भी बहुत जल्दी है, बट कंट्रोल में आने के चांसेस भी उतने ही कम हो जाते हैं। अब बात आ जाती है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो ज़्यादा कंसर्निंग है हमारे लिए। एक तो देखो, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेबिलिटी की बात की जाए ना, तो हम बार बार देखते हैं, आप भी एनवायरनमेंट में पढ़ चुके होंगे, शंकर आईएएस की जो बुक है या फिर कोई भी आप कंटेंट पढ़ रहे हो, उसमें एक चीज़ बताई जाती है कि हमें जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको सिंक करना पड़ेगा, उनको सीक्विस्टर करना पड़ेगा, उनको कैप्चर करना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉरेस्ट जितना बेटर ऑप्शन कोई हो सकता है क्या, कि कितना ज़्यादा कार्बन को ट्रैप करके रख रखा है फॉरेस्ट ने। अब एक तो ट्रैप करने का काम और दूसरा फ्यूचर में पोल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने का काम। ये दोनों काम जब फॉरेस्ट अच्छे से कर रहे हैं, आप उसी रिजर्वॉयर पे आग लगा दो, क्या होगा, जो ट्रैप किया हुआ कार्बन है वो भी एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, तो और ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देगा, और ज़्यादा क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा मिलेगा। रही सही में आप देखो, फॉरेस्ट जो हैं वो कितने इंपॉर्टेंट एरियाज रहते हैं ट्राइबल लोगों के लिए, कि करोड़ों लोग जो हैं वो अपनी लाइवलीहुड के लिए, जैसे फ्यूल वुड है, बैम्बू है, फोडर है जानवरों के लिए, या थोड़ी बहुत जो लकड़ियाँ छड़ियाँ ये इकट्ठी करनी है अपनी खुद की खाना पकाने के लिए, उन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। तो वहाँ पर अगर फॉरेस्ट ही जल जाएंगे तो उनकी लाइवलीहुड कितनी मुश्किल हो जाएगी। इसके अलावा फ्लोरा एंड फोना की कितनी डाइवर्सिटी वहाँ पर रहती है वो बिल्कुल डैमेज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ट्री की ग्रोथ है वो ख़त्म हो जाती है। एक बार अगर पेड़ अगर जल गया और जल के आधा भी अगर वो बच जाता है ना, वो स्टंटेड ही रह जाता है, उसकी ग्रोथ और ज़्यादा नहीं हो पाती है। साथ में एक बार आग लगने के बाद में पीछे बचता क्या है, केवल एशेस बचती हैं, केवल राख, और उसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी है वो भी बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है। तो वहाँ पर नेक्स्ट जो एक आप कह सकते हो सक्सेशन जो शुरू होगा, जिसको हम सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं, वो अगर शुरू होगा तो वहाँ पर ऑलरेडी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो चुकी है, तो टाइम कितना लगेगा फिर से वेजिटेशन का डेवलप होने में। तो फर्टिलिटी का रिड्यूस होना, मॉइस्चर का ख़त्म होना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कंसर्निंग है। अच्छा, क्या एफर्ट्स कर रही हैं सरकारें? देखो, नासा और इसरो के सैटेलाइट से इमेजेस कैप्चर की जाती हैं और इन्फॉर्मेशन को डिसैमिनेट किया जाता है, और फॉरेस्ट फायर कहीं पर भी लगी हुई मिलती है तो उसको जल्दी से जल्दी ईमेल, मैसेज, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मेथड हो गए, सोशल मीडिया हो गई, उसके थ्रू जल्दी से जल्दी मैसेज को स्प्रेड किया जाता है। और बहुत सारे सेंसर्स भी अप्लाई कर दिए, जैसे कि मोडिस सेंसर है एक, ठीक है, जो कि 1/1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के ऊपर काम करता है एक सेंसर। तो ये इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नल को ट्रांसमिट कर देता है कि हाँ, कहीं पर भी टेम्परेचर अचानक से राइज हुआ है, दैट मीन्स आग लगी है, तो वो सेंसर वहाँ सिग्नल भेज देगा कंट्रोल रूम में, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है। फिर उसके बाद में वो पर्सनल जा करके वहाँ पे थोड़ी बहुत आग बुझा सकते हैं। हेलीकॉप्टर्स का भी यूज़ किया जाता है, बट प्रॉब्लम जो है वो हमने ऑलरेडी देख ही ली कि डिफ़िकल्ट टेरेन रहती है फॉरेस्ट, हाईली डेंस फॉरेस्ट एरियाज़ में, तो वहाँ थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बट फिर भी कोशिश की जाती है कैसे भी करके फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो अच्छा आर्टिकल था, डिस्कशन भी यहीं ख़त्म है, और इतने कंटेंट था हमारे पास में। थैंक यू।